हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। आप सभी लोगों का इस बीपीएससी प्रिलिमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि ये शून्य पीसीएस की तरफ से एक इनिशिएटिव है जहां पर हम सभी मेंटर्स आपके बीपीएससी की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। आज की क्लास में हम अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जहां पर प्रश्न जो कह सकते हैं जो आपके प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। सो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उनके उनके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि हम अब एक तो उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और ये फीचर्स हमने संविधान में कहाँ से बोरो किए हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक टास्क दिया गया था कि आपको भारत का संविधान दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास एक चैलेंज था कि उसको नए भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए एक संविधान तैयार करना है और इस संविधान को तैयार करने के लिए उन्होंने 60 से ज्यादा कंट्रीज, दैट इज मोर देन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। और केवल उनको पढ़ा नहीं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जो वहां के अच्छे कह सकते हैं, उन संविधान की जो अच्छाइयां थी, जो बेटर पार्ट था, उनको उन्होंने इंडियन वर्जन में या इंडियन कंटेक्स्ट में जो है अडेप्ट किया। दैट मीन्स कि जो चीजें भारत के लिए उपयोगी थी उन्होंने उसको जो है भारतीय संविधान में स्थान दिया। ठीक है। सो इस कह सकते हैं इस पर्सपेक्टिव में ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर जब हम सोर्स की बात करेंगे कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स की बात की जाती है तो देखिए दो सोर्सेस की कैटेगरी है। एक तो हमारा डोमेस्टिक सोर्स है। डोमेस्टिक सोर्स कहने का मतलब क्या है, लोकल। तो डोमेस्टिक सोर्स की कैटेगरी में हम रखेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने जो लेजिस्लेशन पढ़े हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या है, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन या डोमेस्टिक सोर्स के कैटेगरी में आएगा। और दूसरा हमारा जो वर्टिकल होगा वो होगा फॉरेन। दैट इज कि जो अलग अलग देशों के जो संविधान हैं वहां से जो हमने कह सकते हैं उपबंधों को या प्रोविजंस को जो बोरो किया है, तो उनकी बात करेंगे। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखेंगे, अमेरिकी संविधान को देखेंगे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो ये तीनों क्या हो गए, फॉरेन कैटेगरी में हो गए। ठीक है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद कल पढ़ाई हमने उसको डिस्कस किया था। तो देखिए उस डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो आज वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अभी भी उसके जो प्रोविजंस जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, फेडरल स्कीम जो है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर इनटू सेंटर एंड स्टेट, ये बोरो किया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर, इसको भी हमने 1935 के अधिनियम से बोरो किया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भी हमने जो है 1935 के एक्ट से बोरो किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं, ये सब का सब क्या है, कहां से बोरो किया है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक सोर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करने वाले हैं आपके फॉरेन कह सकते हैं या फॉरेन सोर्सेज की। तो फॉरेन सोर्सेज में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम क्या थे कि हमारे पास जो है ब्रिटेन के एक कॉलोनी के तौर पर हम पर ब्रिटेन ने शासन किया था। सो बेस्ट पार्ट क्या था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने कौन-कौन से उपबंध जो है कॉपी किए हैं, उनको एक बार हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविजंस बोरो किए गए हैं, उनमें है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से बोरो किया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से बोरो किया गया है। ठीक है? इसके बाद देखिए रूल ऑफ लॉ, इसको हाइलाइट कर दे रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
रूल ऑफ लॉ का जो प्रोविजन है इसको भी हमने कहां से कॉपी किया है? ब्रिटेन का कह सकते हैं जो संविधान है वहां से इस प्रोविजन को हमने कॉपी किया है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ हो गया इस कैटेगरी में। इसके बाद जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, दैट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, अगेन इट इज borrowed from the British Constitution। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी प्रकार कैबिनेट सिस्टम, रिट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं, और बाइकैमरलिज्म, ये सब के सब प्रोविजन हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अडॉप्ट किए हैं। इसी क्रम में हम अमेरिकी संविधान का रुख करेंगे, दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने बोरो किया है वो है फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 3 जो है भारतीय संविधान का, जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन हमने कहां से बोरो किया है? इसको हमने जो है अमेरिकी संविधान से बोरो किया है। ठीक इसी क्रम में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसको भी हमने अमेरिकी संविधान से बोरो किया है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, इसको हमने बोरो किया है अमेरिकी संविधान से। ठीक इसी प्रकार इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रक्रिया जो है जो प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड है, इसको हमने अमेरिकी संविधान से बोरो किया है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, कैसे उनको हटाएंगे, ये पूरी व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से ली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का जो पद है, इसको भी हमने कहां से लिया है? इसको भी हमने अमेरिकी संविधान से बोरो किया है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, आयरलैंड के संविधान की बात करेंगे। तो यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बोरो किया गया है वो है डीपीएसपी, दैट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये प्रोविजन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है सवाल ये जो है। ठीक इसी प्रकार जो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो प्रोविजन है, इसको भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और भारत में जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन का जो मेथड है, यहां पर देखिए, दैट मींस जो इलेक्शन का प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट मींस उसको हमने कहां से बोरो किया है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट के पद का नहीं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, कैसे होगा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने कहां से बोरो किया है? तो इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ध्यान में रखेंगे। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कनाडा का, कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज कनाडा का जो संविधान है, उससे भी हमने बहुत सारी चीजें बोरो की हैं। उनको देखते हैं कि वहां से कौन कौन से उपबंध हमने बोरो किए हैं। तो यहां पर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट मीन्स अगर आप जब 7th शेड्यूल को देखोगे, 7वीं अनुसूची को जब आप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जब यूनियन लिस्ट को आप पढ़ते हो, यूनियन लिस्ट को जब आप पढ़ोगे, उसको देखोगे, तो एक जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कहां रखा गया है? उनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको जो है संविधान निर्माता शक्ति देना चाहते थे, या संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत का जो केंद्र हो वो कैसा हो? शक्तिशाली हो। और ये जो प्रोविजन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार जो रेसिड्यूरी पावर है, उसकी जो संकल्पना है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। राज्यों में जो गवर्नर्स हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है केंद्र के द्वारा की जाती है। तो ये जो प्रोविजन है इसको भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, दैट मींस जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की जब हम बात करेंगे आने वाले क्लासेस में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति है एडवाइजरी, दैट मींस एडवाइज करने की शक्ति। तो ये प्रोविजन हमने कहां से बोरो किया है? तो इसको हमने
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, तो ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए संवर्त सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, मैं फिर से यहां पे कर दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है, इसको हमने कहां से बोरो किया है? तो इसको हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये जो है प्रोविजन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, हमें मालूम है कि संविधान, भारतीय संविधान को जब आप पढ़ेंगे और जब हम पार्ट 5 के चैप्टर को पढ़ेंगे जहां पर हम पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो देखिए वहां पर एक प्रोविजन ये भी है कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ सकते हैं। तो वो क्या कंडीशन होंगी, कब होगा? तो ये जो प्रोविजन है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसी क्रम में हम जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल में फंडामेंटल राइट, दैट इज जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। ये जो प्रोविजन है कहां से हमने लिया है? जर्मनी से लिया है। ठीक इसी प्रकार रशिया या पास्ट का यूएसएसआर, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है अडॉप्ट किया है, दैट इज फॉर्मर यूएसएसआर, वर्तमान का रशिया, उसका जो संविधान था उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें मालूम है भारत के संविधान का ओरिजिनल पार्ट नहीं है, लेटर ऑन इसको हमने ऐड किया था। सो इसको हमने कहां से बोरो किया था? सोवियत रशिया के संविधान से किया था। ठीक इसी प्रकार जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात है। दैट मीन्स जब वहां पर प्रस्तावना में हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, दैट इज जस्टिस को पढ़ेंगे कि भाई प्रस्तावना में जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो प्रियम्बल कहता है कि जस्टिस के 3 एसेंशियल पिलर्स होंगे, या इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सब सेट्स होंगे, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ द जस्टिस, दैट इज सोशल जस्टिस की बात करेगा जस्टिस। यहां पर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो ये तीनों डायमेंशन जो हैं वो न्याय से जुड़े हुए हैं, या तीनों आयाम को इंक्लूड करते हैं। जस्टिस के तीनों डायमेंशंस को यहां पर इंक्लूड किया गया है। जब हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो है रशियन या सोवियत रशिया का जो संविधान है वहां से हमने इसको बोरो किया है। ठीक इसी क्रम में फ्रांस का संविधान है, वहां से हमने रिपब्लिक, जो टर्म है प्रियम्बल में हम यूज करते हैं कि इंडिया शैल बी अ रिपब्लिक, तो रिपब्लिक शब्द का जो उत्पत्ति है, या कह सकते हैं रिपब्लिक जो कॉन्सेप्ट है, हमने फ्रांस से लिया है। ठीक इसी प्रकार से अगेन जब प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी के ऊपर डिस्कशन होगा। ये भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक इसी क्रम में साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन संविधान में परिवर्तन लाने का जो प्रोसीजर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस लाया जाए, उस प्रक्रिया के बारे में जो है हमने कहां से उसको अडॉप्ट किया है? उस प्रक्रिया को हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन, दैट इज हाउ द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विल बी डन, इट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखेंगे। और लास्ट में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स ये जो प्रोविजन है ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने जापान के संविधान से लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिनके ऊपर मैंने भी डिस्कशन किया आपसे। अब देखिए अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने आएगा। हम बात करने वाले हैं इंटरिम गवर्नमेंट की। अब देखिए इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए भारत जो है 1947 में आजाद हो जाता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। दैट मीन्स कि अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो भारत को छोड़कर जाते हैं तो उन्होंने क्या किया? भारत को 2 भागों में, दैट इज इंडिया
और पाकिस्तान, उन्होंने ये जो है इस हाल में छोड़ा था। दैट मीन्स एक ऐसा लैंडमास जिसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और प्रिंसली स्टेट्स को बोला था कि भाई आपको अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रहिए, नहीं तो आपको इंडिया या पाकिस्तान जिसके साथ जाना है उसके साथ चले जाइए। तो ऐसे हालात में यहां पर जो है अंतरिम सरकार बनाई गई। दैट मीन्स कि जब तक इलेक्शन के प्रोसेस से हम पहली बार अपना जो है प्राइम मिनिस्टर चुन नहीं लेते हैं, तो उस कह सकते हैं ट्रांजिशन फेज में, दैट इज आजादी हमें मिली है 1947 में, और आजादी मिलने के बाद हम क्या करने वाले थे, इलेक्शन का प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और इस इलेक्शन के प्रोसेस से हम अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो इस समय तक के लिए जब तक हम अपना प्रधानमंत्री चुन नहीं लेते हैं, इस वैक्यूम पीरियड में या इस ट्रांजिशनल फेज के लिए जो है अंतिम या इंटरिम गवर्नमेंट का जो है व्यवस्था की गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तत्काल जो सिचुएशन थी, तात्कालिक सिचुएशन थी, जो वक्त की नजाकत थी, उसके हिसाब से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, कुछ समय के लिए बनाई गई थी। और ये जो सरकार है, ये जो है 15 अगस्त 1947 तक रही। उसके बाद भारत में इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो है हमारे पास जो है फुल फ्लेजेड जो है गवर्नमेंट बनेगी। और इस इंटरिम गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं लीडरशिप जो थी या इसको कौन लीड कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे। ठीक है। अब आपके मन में हो सकता है ये प्रश्न या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ये बनी कैसे थी। इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड इन अगस्त 1946। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से ही जो है उनके मेंबर्स के थ्रू ही जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है बनी थी। अब आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी में आपको यहां से किस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग पोस्ट को होल्ड किया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो भारत का वॉइसरॉय कौन था। तो देखिए फरवरी 1947 तक जो है विस्काउंट वेवेल जो थे वाइसराय थे। उसके बाद फरवरी 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के वाइसराय थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कमांडर इन चीफ की बात की जाए तो सर क्लॉड और जो थे सर क्लॉड ऑचिलेक जो हैं, इनको जो है भारत का जो है उस समय का भारत के ये जो है कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ठीक इसी प्रकार जो है जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद था वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है होल्ड किया था। और जवाहरलाल नेहरू उस समय एक्सटर्नल अफेयर या उनके पास एक्सटर्नल अफेयर का भी जो है पदभार दिया गया था। और साथ में साथ कॉमनवेल्थ रिलेशंस को देखने का भी जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट है, उनको जो है होम अफेयर्स दिया गया था, होम अफेयर्स का मंत्रालय उनको दिया गया था। और साथ में साथ उनको जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो है जिम्मेदारी दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट जो है पोर्टफोलियो दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उस समय एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट को देख रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, ठीक है, उनको आपको ध्यान में रखना है कि इनके पास क्या जिम्मेदारियां थी इस अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट में इन लोगों के पास क्या क्या जिम्मेदारियां थी। क्योंकि यहां से प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर्स में, इसीलिए एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार डिफेंस की जो जिम्मेदारी है वो बलदेव सिंह को दी गई थी। डिफेंस की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो बलदेव सिंह को दी गई थी। फाइनेंस वित्त वित्त की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई थी, लियाकत अली खान को दी गई थी। ये मुस्लिम लीग से इनका संबंध था। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार अगर लॉ की बात करें तो जे एन मंडल को, जस्टिस जोगेंद्र नाथ मंडल को जिम्मेदारी दी गई थी। रेलवे और कम्युनिकेशन का जो जिम्मेदारी है वो जो है अब्दुल रब निस्तार को दिया गया था। और वर्क माइन एंड पावर की जिम्मेदारी सी एच भाभा को दी गई थी। तो इस तरह से आप देखिए
यहाँ पर एजुकेशन एंड आर्ट की जिम्मेदारी जो है सी राजगोपालाचारी को दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं और उन पोस्ट को किन्होंने लीड किया या किसको जिम्मेदारी गई थी, ये आपको जो है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल, प्रस्तावना, जिससे अभी मैं बात कर रहा था कि अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रियम्बल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, अगर किसी भी एग्जाम में आप अपीयर कर रहे हैं तो प्रस्तावना को आप जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको जो है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक को अगर बिना पढ़े आप जाएंगे तो 100% मान के चलिए एक सवाल आपसे मिस होने वाला है। और इसके लिए बहुत सिंपल और कह सकते हैं सिंपल स्ट्रैटेजी अपनानी है। उसी सिंपल स्ट्रैटेजी से हम इस पर काम करेंगे और इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, यहां पर आपके सामने प्रस्तावना दी गई है। मैं एक बार इस प्रस्तावना को आपके लिए पढ़ देता हूं सो दैट इसके जो निचोड़ हैं या इसमें से किस प्रकार से प्रश्न बनता है वो हम समझ सकें। देखिए, यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। और ये कहती है कि हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, दैट मीन्स हम भारत को निर्माण करने वाले हैं। हम भारत का निर्माण करने वाले हैं तो भारत कैसा होगा? भारत एक सॉवरेन कंट्री होगा, एक सोशलिस्ट कंट्री होगा, एक सेकुलर मुल्क होगा, एक डेमोक्रेटिक मुल्क होगा और एक रिपब्लिक मुल्क होगा। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसी क्रम में इन शब्दों को आपको याद करना है या इसको आपको क्या करना है? रिमेंबर करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्रम जो है, क्रोनोलॉजी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रोनोलॉजी से जो है सवाल पूछा जाता है कि इन शब्दों को किस क्रम में जो है प्रियम्बल या प्रस्तावना में इस्तेमाल किया गया है। आपको पूछा जाता है कि उस सही क्रम को पहचानिए। ठीक है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये इसका जो है क्रम है। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, तो भारत के जो नागरिक होंगे उनको क्या मिलेगा? जस्टिस। देखिए, इसी की हम बात कर रहे थे अभी कुछ मिनट पहले। हम कह रहे थे कि जस्टिस की अवधारणा यहां पर दी गई है, लेकिन इस जस्टिस की अवधारणा में 3 इसके आयाम है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा है। ठीक यहां पर लिबर्टी की बात की जा रही है। लिबर्टी किस बात की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इसकी जो है आपको क्या है? लिबर्टी मिल रही है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी, समानता किस बात की? आपका जो स्टेटस है और आपको अपॉर्चुनिटी, दैट मीन संभावनाएं, इनकी जो है इक्वालिटी की गारंटी ली जा रही है प्रियम्बल में। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सभी लोगों में क्या करना है? बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो है मोटिव है कि ये जो है आइडियाज हैं, इन आइडियाज के ऊपर जो है प्रियम्बल काम करेगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, दैट इज कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस संविधान इसको क्या कर रही है? अडॉप्ट कर रही है, इनैक्ट कर रही है और गिव टू आवर सेल्फ, हम खुद अपने आप को क्या कर रहे हैं? ये संविधान दे रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 26 नवंबर जो है वो क्या है? डेट ऑफ एडॉप्शन है। संविधान को किस दिन अडॉप्ट किया गया था? अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है। संविधान कब लागू हुआ था? विद इफेक्ट कब आया? पूरा संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो यहां पर बारीक डिफरेंस है, इस बारीक डिफरेंस को आपको समझना है। अगर ये बारीक डिफरेंस आप नहीं समझेंगे तो 100% है क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा तो उसको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको क्या होगी? दिक्कत जरूर आएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? अडॉप्ट अगर आपके लिए शब्द है प्रश्न में तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949।
अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान कब लागू हुआ, तो आपके लिए आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अब हम शुरू करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर। दैट मीन्स कि अब हम जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। प्रस्तावना को समझने से पहले उससे जो रिलेटेड उसका इतिहास है, जो हिस्ट्री, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि कल की क्लास या जो प्रीवियस क्लास थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसने जो है प्रियम्बल का जो है रूप लिया। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल की शक्ल में जो है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जो है स्थान दिया। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज बीन द सोर्स फॉर द प्रियम्बल। दैट मीन्स वही प्रियम्बल है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब पेश किया था, तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज 22 जनवरी 1947 में जो है इसको जो है टेबल किया गया था, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब जो है हम बात करेंगे कि भाई जब हम प्रियम्बल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्रियम्बल के ऊपर जब आप चर्चा करेंगे, तो उसका कुछ हमें जो है इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि बेसिकली जो प्रियम्बल जो है, इसका अर्थ क्या है? इस शब्द, अगर प्रियम्बल एक वर्ड है, तो इस वर्ड का हमें क्या मालूम होना चाहिए? इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। सो बेसिकली प्रियम्बल जो है, कह सकते हैं कि इसको कहा जाता है, प्रीफेस कहा जाता है। कई लोगों ने, या कई जगह आप देखेंगे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीफेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। दैट मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने वाला जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, उसको हम प्रियम्बल कहते हैं। और ये प्रियम्बल क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस डॉक्यूमेंट की जो फिलॉसफी है, या उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको जो है डिस्क्लोज करना। दैट इज कि अगर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो संविधान निर्माताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत के लिए एक संविधान लिखिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा जा रहा था, तो इसके पीछे फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे उनके मन में क्या, कह सकते हैं, चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। और सेकेंडली जब वो संविधान लिख रहे थे, तो उनका उद्देश्य क्या था, उनका ऑब्जेक्ट क्या था। तो ये फिलॉसफी और ऑब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है, तो आपको भारतीय संविधान का जो कह सकते हैं प्रस्तावना है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनकी फिलॉसफी समझ में आएगी, उनकी सोच के बारे में आइडिया लगेगा, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था इस संविधान के निर्माण के लिए, या संविधान का जब वो निर्माण कर रहे थे, उसके पीछे उनकी क्या ऑब्जेक्टिविटी थी, ये भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है कि जो संविधान निर्माता थे, उनका दिमाग क्या था उस समय, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि प्रियम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो संविधान निर्माता थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर आपको ये समझना है, तो आपको प्रस्तावना समझनी पड़ेगी। प्रस्तावना को जैसे ही आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको जो संविधान निर्माता जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनकी इंटेंशन के बारे में आपको जो है पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सब प्रस्तावना को पढ़ते ही आपको उसकी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अभी हमने बात की थी, तो वो जो है उसका जो कह सकते हैं हिस्ट्री है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे, तो प्रियम्बल में जो वैल्यू है, जो छिपी हुई वैल्यू है, वो हमें समझ में आए। जैसे मैंने क्या कहा कि जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल, जो है जस्टिस की बात करता है, लेकिन यहां पर जस्टिस केवल सुपरफिशियल जस्टिस नहीं है, यहां पर इसके तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं। सोशल एस्पेक्ट की बात करता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करता है, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करता है।
तो तीनों आयामों को वो क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो ये क्या हो गया, वैल्यू सिस्टम हो गया। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन, कि भारत को किस प्रकार से जो है, या किस प्रकार का भारत होगा, इसके बारे में हमें जो है कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। अब आप लोगों के मन में इतना कुछ पढ़ने के बाद एक स्वाभाविक नेचुरल है कि व्हाई वी शुड स्टडी प्रियम्बल। हमें एक एस्पिरेंट के तौर पर ये आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि भाई प्रस्तावना को पढ़ने से क्या लाभ है। तो देखिए, पहला क्या लाभ है कि आपको जो है सोर्स ऑफ पावर, दैट मीन्स संविधान को इतनी सारी शक्तियां मिल कहां से रही हैं, सोर्स ऑफ पावर क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब आपको मैंने बोला था कि प्रस्तावना को पढ़ता हूं मैं आपके लिए, तो मैंने क्या कहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो ओपनिंग लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या ये मैसेज क्या दे रहा है, ये शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, की दैट मीन्स भारत के लोग जो हैं वही सोर्स ऑफ पावर है इस संविधान के लिए। ठीक है। फिर हमने आपसे क्या कहा था कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, तो यहां पर हमने आपसे क्या कहा था कि जो क्रोनोलॉजी है, इसको हमने कहा था कि एकदम ध्यान रखिएगा, इसी करेक्ट क्रोनोलॉजी में आपको जो है सवाल पूछा जाता है कि भारत कैसा होगा। तो भारत एक संप्रभु देश होगा, सॉवरेन होगा। भारत कैसा होगा, एक सोशलिस्ट देश होगा, एक सेकुलर मुल्क होगा, एक डेमोक्रेटिक मुल्क होगा और एक रिपब्लिक मुल्क होगा। तो ये जो आपका जो क्रोनोलॉजी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये भारत के बारे में आपको बताता है कि भारत कैसा होगा। ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि भारत की जो प्रियम्बल है, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी समझ में आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यहां पर देखिए, मैंने कहा था कि यहां पर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है, जस्टिस। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है लिबर्टी। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है इक्वालिटी। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है फेटर्निटी। ठीक है। तो ये जो है हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये क्या है, अब जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स उसके समझ में आएंगे कि भाई प्रस्तावना को लिखने के पीछे या संविधान का जो निर्माण किया जा रहा था उसके पीछे की ऑब्जेक्टिविटी क्या थी। फिर मैंने कहा था डेट ऑफ एडॉप्शन, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, 26 नवंबर जो है 1949, ये क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन। हमने इस संविधान को या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, एडॉप्ट किया था। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि संविधान कब से लागू होता है, विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है, तब आपका आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950, कब से लागू किया गया। ठीक है। तो ये डेट है 26 जनवरी 1950, और इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट भी करते हैं। अब एक-एक प्रश्न का जो मैंने आपसे यहाँ पर देखिए उत्तर मिल रहा है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है? तो सोर्स ऑफ पावर की जब हम बात करेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो है, ये जो शब्द हैं, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं? तो यहाँ के लोगों से मिल रही हैं। भारत कैसा होगा? भारत एक संप्रभु मुल्क होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और एक रिपब्लिक मुल्क होगा। अब देखिए, संप्रभु कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा मुल्क जो अपने लिए खुद डिसीजन लेगा, दैट मीन्स इट विल टेक इट्स ओन डिसीजन, इट विल टेक इट्स ओन डिसीजन। ओन डिसीजन लेने का मतलब क्या हुआ कि अब 1947 से पहले क्या था, भारत के लिए सारे डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रहा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए क्या कर रहा था, सारे निर्णय ले रहा था, और अधिनियम के माध्यम से उन निर्णयों को भारत के ऊपर लागू किया जाता था। लेकिन 1947 के बाद, आफ्टर 1947 क्या हुआ, जब भारत आजाद हो गया, तो अब भारत के लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कौन लेगा, भारत की चुनी हुई सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की जो चुनी हुई सरकार है, अब उसके पास ये अधिकार है कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लेने हैं वो कौन लेगा, भारत की सरकार लेगा। तो ये हो गया सॉवरेंटी। सॉवरेन शब्द का अर्थ हो गया। अब देखिए, यहां पर सॉवरेन शब्द को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल कहने का मतलब क्या, आंतरिक और बाहरी। इंटरनल मींस कि देश के अंदर भारत के एक देश है,
और इस देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाने होंगे, वो कौन बनाएगा? भारत की संसद के द्वारा बनेंगे। जो भारत में राज्य हैं, वहाँ के जो विधानसभा है, उनके द्वारा नियम कानून बनाए जाएँगे। लेकिन एक्सटर्नल डिसीजन, मान लीजिए भारत को व्यापार करना है, सपोज दैट ट्रेड की हम बात करें, तो भारत को किसके साथ कितना व्यापार और किस एरिया में व्यापार करना है, ये डिसीजन किसका होगा? इंडिया का खुद का होगा। तो एक्सटर्नल, जैसे हमें किसके साथ किस तरह के संबंध रखने हैं, तो इसके लिए आज की डेट में हमारे ऊपर कोई कंट्री हमें जो है सिखा नहीं सकता, हमें जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे? हम एक्सटर्नली क्या है? सॉवरेन हैं। इसी तरह हम सोशलिस्ट शब्द की बात करते हैं कि 1947 में जब हम आजाद होते हैं, तो हम जब संविधान लिखते हैं, तो हमारे संविधान निर्माताओं का जो है झुकाव जो था, वो सोशलिज्म से ज़्यादा इंस्पायर्ड था। हम ज़्यादा सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, वो जो है लोगों के लिए जो है डिसीजन लेगी, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी निर्णय होंगे, यहाँ के लोगों के, यहाँ के नागरिकों के लिए, वो निर्णय भारत की सरकार लेगी। और सोशलिस्ट यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात ये जब करेंगे, तो यहाँ पर सोशलिज्म कहने का मतलब अर्थ क्या निकलता है जब हम प्रिएम्बल को पढ़ रहे हैं, कि भाई जो सरकार, जो रिसोर्सेज हैं, जो भारत की जो संपदा है, जो रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज के ऊपर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कंट्रोल होगा, ना कि किसी व्यक्ति का, ना ही किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का। ये जो है, ये भारत का जो भी रिसोर्स होगा, उस रिसोर्स के ऊपर सबका जो है कह सकते हैं कह सकते हैं एक तरह से कंट्रोल होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ना किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है? इसी क्रम में जो सेक्युलर शब्द की बात करते हैं, तो एक राज्य के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर भारत के लिए सभी रिलीजन, भारत में जितने भी धर्म हैं, वो सभी धर्म इक्वल होंगे। राज्य जो है सभी धर्मों को बराबरी से देखेगा। स्टेट की नज़र में, राज्य की नज़र में कोई भी स्टेट जो है कोई भी रिलीजन जो है इम्पोर्टेंट नहीं होगा या उसके करीब नहीं होगा। उसके लिए सभी धर्म के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, इक्वली उनके लिए जो है एक ही आँख से उसको देखा जाता है। कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पर जो सरकार होगी, वो लोगों के द्वारा होगी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये सिंपल तरीका है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का, जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। और रिपब्लिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो भारत का हेड ऑफ द स्टेट होगा, ये पोस्ट किसी व्यक्ति या किसी परिवार के लिए रिजर्व नहीं होगी। इट विल बी ओपन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। भारत का कोई भी नागरिक जो है, वो इस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर किसी व्यक्ति, किसी परिवार या किसी वंश का जो है एकाधिकार नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स भारत में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस, उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करिए और आप जो है भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है? ये हमें ध्यान में रखना है। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव था जस्टिस, दूसरा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जस्टिस को मैं बार-बार इसको बल दे रहा हूं कि ये तीनों, इसके आयाम की बात की गई है प्रस्तावना में, इसके 3 डायमेंशंस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, तो आपको आजादी है थॉट की। दैट मीन्स क्योंकि हम लोग क्या हैं? ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग। हम क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? अब ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी घटनाएँ हमारे चारों तरफ हो रही हैं, उनका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर क्या है? इन्फ्लुएंस होगा। उनके लिए हमारी कुछ ना कुछ अवधारणाएँ होंगी, तो हम क्या सोचते हैं किसी भी बात को लेकर, उसके लिए हम फ्री हैं। वी हैव दैट लिबर्टी ऑफ थॉट। और सोचने के लिए ही सिर्फ फ्री नहीं है, हम अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्री हैं। आप मान लीजिए सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, सरकार ने मान लीजिए कोई एक पॉलिसी को स्टार्ट किया, तो उस पॉलिसी के लिए आपका नज़रिया क्या है या उस पॉलिसी को आप कैसा देखते हैं, अच्छी है, बुरी है, ठीक है? और जो भी आपका थॉट है, मान लीजिए आप
कहते हो कि भाई गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी है, मान लीजिए बहुत शानदार काम कर रही है सरकार, तो आप उसके लिए फ्री हैं, आप एप्रिशिएट कर सकते हैं सरकार को, कि नहीं-नहीं आपने ये जो पॉलिसी चलाई है या लागू की है बहुत अच्छी है। मान लीजिए आप उस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उस पॉलिसी की जो है क्रिटिसिज़्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्रिटिसिज्म भी जो है आपका जो है कह सकते हैं एक्सप्रेशन है, आप खुश नहीं हैं। तो इस ना खुश होने की जो कह सकते हैं फीलिंग है, उसको भी आप एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप आपको यहाँ पर जो है किसी भी धर्म, किसी भी रिलिजन को फॉलो करने की छूट है। उस रिलीजन की जो भी फेथ है, उसमें जो भी पद्धति है उस रिलीजन से रिलेटेड एसोसिएटेड उसको आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक इसी क्रम में यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी की बात की गई है। दैट मीन्स कि समाज में सबका कद जो स्टेटस है वो बराबर हो, कोई ऊँचा कोई नीचा नहीं होगा। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलॉन्ग करते हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट से हो या किसी प्लेस ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ है या किसी भी पैरामीटर्स पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी लोगों को समाज के सभी नागरिकों को जो है अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी जाएगी दैट मीन्स उनको अवसरों की जो है उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा समानता रहेगी इसी क्रम में फैटर्निटी की बात की गई है बंधुत्व की बात की गई है सभी इंडिविजुअल की डिग्निटी को जो है ध्यान में रखा जाएगा और सर्वोपरि जो है भारत की एकता और अखंडता ये जो है संविधान के मूल ऑब्जेक्टिव्स हैं अब स्टेटस ऑफ प्रियम्बल की बात कर लें स्टेटस ऑफ प्रियम्बल की बात करते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्सी है कई बार देखिएगा ये यहां से भी प्रश्न बनता है कि बेसिकली भारत का जो संविधान है उसको सेंटर में रख के पूछा जाता है कि प्रियम्बल उस संविधान का हिस्सा है या नहीं है ये प्रश्न कई बार जो है उठा पहली बार जो है रे बेरुबारी के केस में जो है इस प्रश्न को रखा गया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है it is not the part of the Indian Constitution. It is not to be considered as a part of the Indian Constitution. तो रे बेरुबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था या इसका ओपिनियन था कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है और ये इनफोर्सेबल भी नहीं है दैट मीन्स इसको जो है आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो ठीक है वक्त आगे बढ़ता है केशवानंद भारती का केस आता है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही ओरिजिनल डिसीजन से थोड़ा सा यू टर्न लेती है और केशवानंद भारती के केस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं प्रियम्बल जो है प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो यहां पर जो है केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नो प्रियम्बल इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो केशवानंद भारती केस में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है ठीक है इस बात को ध्यान में रखेंगे और फिर आगे जाके 1995 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एलआईसी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एकदम वंस इट फॉर ऑल सेटल कर दिया है अब ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है संविधान का एक अभिन्न अंग है लेकिन ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते हो ये जो है ऐड किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल का अमेंडमेंट पॉसिबल है तो आंसर है यस हाँ प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है कितनी बार अभी तक अमेंडमेंट हुआ है तो केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है कब हुआ है तो 42वां संविधान संशोधन दैट इज इन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रियम्बल में प्रस्तावना में सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी तो ये जो है इंपॉर्टेंट एरिया है अब देखिए प्रस्तावना से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनको ध्यान में रखिएगा कि बेहोर राम मनोहर सिन्हा जो थे ही वॉज द इंडियन आर्टिस्ट हु इज वेरी वेल नोन फॉर हिज इलस्ट्रेशन इन द ओरिजिनल फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इनके द्वारा जो है हाथ से जो है भारत का संविधान लिखा गया था और इस संविधान के ऊपर जो कैलीग्राफी यूज की गई थी उसको जो सजावट दी गई थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजाद के द्वारा दी गई थी तो ये ध्यान रखिएगा ये दो नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही क्रूशियल हैं प्रस्तावना के कंटेक्स्ट में सो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स